तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एनपीएम या नवीन लोक प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो नव लोक प्रबंध ने आज लोक प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। इसका प्रारंभिक विकास परवर्ती 1970 के दशक और आरंभिक 1980 के दशक में अपेक्षाकृत न्यूनतमवादी गैर हस्तक्षेपवादी राज्य विचारधारा के रूप में हुआ, किंतु एनपीएम के बुनियादी दृष्टिकोण को बाद में अनेक देशों द्वारा अपना लिया गया, जो आवश्यक नहीं है कि इस विचारधारा का पालन करते थे। नवलोक प्रबंध का विकास यूं तो 1980 दशक में होने लगा था, जब यूके में थैचरवाद व यूएसए में रीगनवाद के रूप में नव उदारवाद व नव दक्षिणपंथ न्यू राइट मूवमेंट आए। थैचरवाद व रिगोनॉमिक्स के अलावा न्यूजीलैंड में रोजर नॉमिक्स, न्यूजीलैंड के पूर्व वित्त मंत्री रोजर डगलस ने भी नवीन लोक प्रबंध को आगे बढ़ाया था, परंतु इसे वास्तविक गति 1991 के बाद मिली, जब पूरे विश्व में एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और बहुमंडलीकरण ने गति पकड़ी। 20वीं सदी के 8वें दशक में विश्व स्तर पर राज्य और नौकरशाही की भूमिका में अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे, जिनका प्रारंभ ग्रेट ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर व संयुक्त राज्य अमेरिका में रोनाल्ड रीगन की आर्थिक नीतियों द्वारा माना जाता है। दोनों ने यह घोषणा की थी कि राज्य की भूमिका को सीमित किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियों के निर्माण पर बल दिया जाना चाहिए जिसमें अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र बाजार शक्तियों को पनपने का अवसर प्राप्त हो सके। सार्वजनिक नौकरशाही नियमों की कठोरता, कार्य विलंबता, शासनिकों की शुष्कता, सेवाओं की अपर्याप्तता और भ्रष्टाचार के कारण कड़ी आलोचना का मुद्दा बन गई थी। किरण ने लिखा है कि सभी नौकरशाही की अकर्मण्यता की आलोचना करते हैं, उनके खराब कामकाज चुभते हुए फिजूल के प्रबंधों, न खत्म होने वाली लाल फीताशाही, चिड़चिड़े अधिकारी, खराब सेवा एवं भ्रष्ट आचरण की अक्सर निंदा की जाती। गॉर्डन टुलाक, एंथनी डाउन्स व विलियम निस्केनन जैसे अर्थशास्त्रियों ने नौकरशाही की कमियों को उजागर किया। 1965 में प्रकाशित अपनी कृति द पॉलिटिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी में गॉर्डन टुलाक ने प्रतिपादित किया कि नौकरशाही प्रतिस्पर्धा के अनुशासन से मुक्त है और अपने पदोन्नति स्वार्थ से प्रेरित होती है। सरकार में नौकरशाह को पदोन्नति उसकी अपने वरिष्ठों को खुश करने की क्षमता पर निर्भर करती। तो ये बात तो है कि नौकरशाह है, उसकी जो एक प्रकार से पदोन्नति है, अगर वो अपने पॉलिटिकल जो लीडर हैं उनको संतुष्ट नहीं करेंगे या उनको एक प्रकार से खुश नहीं करेंगे तो उनकी पदोन्नति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनकी पदोन्नति पॉलिटिकल लीडरशिप पर ही निर्भर करती है। एंथनी डाउन्स ने अपनी कृति इनसाइड ब्यूरोक्रेसी 1967 में रेखांकित किया कि व्यापार प्रशासन में एक व्यक्ति बाजार अनुशासन के अधीन होता है, तो व्यापार प्रशासन में यानी जो कमर्शियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है या फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें एक व्यक्ति बाजार अनुशासन यानी मार्केट का जो डिसिप्लिन होता है उसके अधीन होता है। आप मार्केट से इधर जा नहीं सकते। जबकि लोक प्रशासन में लोक नौकरशाही लाभ उद्देश्य न होने के कारण अनियंत्रित रहती है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको उसको प्रॉफिट से मतलब नहीं। उसके तो एंथनी डाउन्स ने नौकरशाही के 5 रूप बतलाए हैं। पहला लता यानी क्लिम्बर, दूसरा है संरक्षक यानी कंजर्वर, तीसरा है कट्टरपंथी यानी जिलॉट्स, चौथा है अधिवक्ता यानी एडवोकेट और 5वां है राजमर्मज्ञ स्टेट्समैन। नौकरशाही की सर्वाधिक कटु आलोचना विलियम निस्केनन ने की, जो एक अर्थशास्त्री हैं। अपनी कृति ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नौकरशाही के रूपांकन एवं कार्यान्वयन की समस्याओं पर आर्थिक अवधारणाओं को लागू करते हुए निस्केनन ने आमूल-चूल परिवर्तन लाने पर जोर दिया। नौकरशाही कार्यदक्षता बढ़ाने का उपचार निजी बाजार व्यवस्था में है, जहां सार्वजनिक सेवाओं के लिए संरचना एवं प्रतिस्पर्धा विद्यमान है। इसी पृष्ठभूमि में 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में लोक प्रशासन और अधिकारी तंत्र के परस्पर प्रतिमान की अपर्याप्तताओं के कारण नवीन प्रबंधकीय दृष्टिकोण का उदय हुआ। इस प्रबंधकीय दृष्टिकोण को अनेक नामों से संबोधित किया गया, जैसे मैनेजरियम, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि। फॉलेट ने इसके बाद प्रबंधवाद यानी मैनेजरियलिज्म व नव टेलरवाद, लैन व रोजब्लूम ने नव लोक प्रबंध न्यू पब्लिक मैनेजमेंट तथा ओसबोर्न एवं
गैबलर ने उद्यमी सरकार एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट शब्दों का प्रयोग किया। आगे चलकर उदारीकरण और बाजारोन्मुखी प्रबंध की अवधारणा का उदय और नए सरकार के प्रबंध न्यू मैनेजरिज्म की आवश्यकता महसूस की गई। उदारीकरण के दौर में इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि लोक प्रशासकों को भी उद्यमियों द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीकों में पारंगत होना चाहिए। ब्रिटेन में नेक्स्ट स्टेप, कनाडा में पब्लिक सर्विस 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका में अल गोर प्रतिवेदन नेशनल परफॉर्मेंस रिव्यू 1993 एनपीएम की दिशा में उठाए गए कुछ प्रमुख प्रभावी कदम थे। भारत में 5वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 1997 में भी एनपीएम का सख्त दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम नवीन लोक प्रशासन यानी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट शब्द को सन 1991 में क्रिस्टोफर हुड ने गढ़ा था। उन्होंने इसका प्रयोग अपने लेख आ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स में किया। आज इस विचारधारा से संबंधित विद्वानों में गेराल्ड काइटन, प्री हाउगेट, सी फॉलिट, आर रोड्स, आर एम कैली व एल टेरी के नाम उल्लेखनीय हैं। ओसबॉर्न एवं गैबलर की पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992 तथा अल गोर की नेशनल परफॉर्मेंस रिव्यू प्रतिवेदन ने इस उपागम को काफी समृद्ध किया। बाबर एवं क्रिश्चियन ने यह स्पष्ट किया कि लोक प्रशासन या लोक प्रबंध परिप्रेक्ष्य लोक नीति अध्ययन एवं व्यावसायिक प्रबंध से भिन्न है। तो लोक प्रबंध परिप्रेक्ष्य लोक नीति अध्ययन अथवा व्यावसायिक प्रबंध से भिन्न है। पब्लिक मैनेजमेंट फोकस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बोथ पब्लिक पॉलिसी स्टडी एंड बिजनेस मैनेजमेंट। जेन एरिक लेन के अनुसार निजी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली प्रबंध की तकनीकों को सार्वजनिक क्षेत्र में लागू करना नवीन लोक प्रबंध है। नव लोक प्रबंध का जो प्रबंध पर है, कार्य निष्पादन पर है, दक्षता पर है, ना कि नीति पर। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फोकसेस ऑन मैनेजमेंट नॉट पॉलिसी एंड ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड एफिशिएंसी। कायन का प्रसिद्ध कथन है, नव लोक प्रबंध एक बड़ी और निकम्मी सरकार की समस्याओं का आकर्षक सुझाव है, इसी में इसकी सफलता का रहस्य है। नव लोक प्रशासन प्रबंध के 3 लक्ष्य हैं। 3 ई से हम इनको संदर्भित कर सकते हैं। 3 ई कौन कौन से हैं? 3 ई कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। तो 1990 में सी फॉलेट ने इसका प्रयोग किया था सर्वप्रथम। तो 3 ई कौन कौन से हैं? एक तो है इफिशियंसी यानी कुशलता, दूसरा है इकोनॉमी यानी मितव्ययिता, तीसरा इफेक्टिवनेस यानी कार्य कुशलता। कई बार ई और जोड़ दिया जाता है तो ई से इथिक्स हो जाता है कि आप जो बिजनेस भी करें तो इथिकल बिजनेस करें, ऐसा नहीं है कि लूट खसोट करें आप। एनपीएम निजीकरण, बाजारवाद, प्रतिस्पर्धा यानी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, डीब्यूरोक्रेटाइजेशन, डाउनसाइजिंग गवर्नमेंट में विश्वास करता है। फिर एनपीएम लक्ष्योन्मुखी सरकार यानी गोल ओरिएंटेड सरकार, फिर रिजल्ट ओरिएंटेड सरकार, कस्टमर ओरिएंटेड सरकार, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, पारदर्शी सरकार, एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट को प्रोत्साहित करता है। इसने सेवा उन्मुखी सरकार और बाजार उन्मुखी सरकार, मिशन ड्रिवन गवर्नमेंट एंड मार्केट ओरिएंटेड गवर्नमेंट के मंतव्यों पर जोर दिया है। एनपीएम से अर्थव्यवस्था में पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बीओटी यानी बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, बोल्ट यानी बिल्ट ऑपरेट लीज ट्रांसफर और बूम बिल्ट ऑपरेट ओन मैनेज आज शब्दों का उद्भव हुआ। परंपरागत लोक प्रशासन से नव लोक प्रबंध की ओर। तो यह वेबर के नौकरशाही प्रतिमान की आलोचना है। बाजार मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध एवं एकाधिकारों का प्रबल विरोधी है। कौन? नव लोक प्रशासन। नीति के बजाय प्रबंध पर जोर दिया जाता है। यहाँ पर पॉलिसी के बजाय मैनेजमेंट पर जोर दिया जाता है। राज्योन्मुखी के बजाय बाजारोन्मुखी है, तो ये स्टेट ओरिएंटेड ना होकर मार्केट ओरिएंटेड है। तीसरा, नौकरशाही मूलक प्रशासन के बजाय ये भी नौकरशाही प्रशासन है। केंद्रीकरण के बजाय विकेंद्रीकरण, जनता की उपेक्षा की बजाय अधिकतम जनसहभागिता की बात करता है। कठोर संगठन की बजाय लचीला संगठन की बात करता है। जटिल कार्य प्रक्रिया के बजाय सरल कार्य प्रक्रिया की बात करता है। फिर पद सोपान पर जोर देने की बजाय पद सोपान की उपेक्षा हायरार्की पर यह जोर नहीं देता है। समस्या के निदान पर जोर देने की बजाय समस्या को उत्पन्न होने से रोकने पर इसका बल होता है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की कटौती की बजाय कटौती पर इसमें बल दिया जाता है। फिर मूल्यों के बजाय तथ्यों पर बल दिया जाता है। आदर्शात्मक एवं कानूनी प्रशासनिक प्रणालियों के बजाय व्यवहारिक एवं काम चलाऊ प्रशासनिक प्रणालियों पर बल दिया जाता है। तो ओसबॉर्न और
गैबलर ने अपनी प्रसिद्ध कृति री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992 में उद्यमी सरकार एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट के लिए 10 बिंदुओं वाले कार्यक्रम को प्रस्तावित किया है, जो इस प्रकार। पहला है कैटेलिटिक गवर्नमेंट यानी उत्प्रेरक सरकार। तो कैटेलिटिक गवर्नमेंट उत्प्रेरक सरकार। नवचालन की अपेक्षा दिशा निर्देशन जरूरी। आप केवल कुछ डायरेक्टिव दीजिए, ऐसा नहीं कि आप पूरी नाव को ही या पूरी सिस्टम को ही आप चलाने लग जाएं। दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व की सरकार, कम्युनिटी ओन्ड गवर्नमेंट, मतलब सेवा की अपेक्षा शक्ति प्रदान करने वाली होनी चाहिए ये सरकार। फिर प्रतिस्पर्धात्मक सरकार, कम्पिटेटिव गवर्नमेंट, सेवा में प्रतिस्पर्धा प्रविष्ट करने वाली होनी चाहिए कि आप बीएसएनएल के अलावा हमें जियो भी देंगे, हमें एयरटेल भी देंगे, हमें आइडिया भी देंगे। तो ये है जिससे कि एक प्रकार से एफिशिएंसी आ सके या एक प्रकार से हमें एज अ कस्टमर हमें चॉइस मिल सके। फिर मिशन ड्रिवन गवर्नमेंट, नियम चालित संगठनों में बदलाव। रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट, तो परिणामों को वित्त देना ना कि निवेश को। तो आप अगर रिजल्ट दे रहे हैं, आप जो फॉर एग्जांपल आपको 500 करोड़ मिला कि आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए, ऐसी ऐसी सुविधाएं दीजिए आप अपने लोगों को, और आपने ऐसा कर दिखाया। हम कहते हैं आपने 450 करोड़ का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर लिया, तब आपको पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल पॉलिसी बना रहे हैं, निवेश आकर्षित कर रहे हैं, उसको आप पैसा मत दो। उद्यमी सरकार, तो एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट है ये। धन अर्जन ना कि धन व्यय इसका उद्देश्य है। फिर एंटिसिपेटरी गवर्नमेंट, इलाज से भली रोकथाम होती है, तो मतलब आप पहले से ही चीज़ों को एंटिसिपेट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि जब शेर आ जाए तभी आप बंदूक के बारे में सोचें, पहले से बंदूक रखे रहिए, ये बात। डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट यानी विकेंद्रीकृत सरकार, पदसोपान की बजाय टीम वर्क पर इसमें जोर दिया जाता है। फिर मार्केट ओरिएंटेड गवर्नमेंट, बाजार उन्मुखी सरकार, राज्य की बजाय बाजार को इसमें महत्व दिया जाता है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति अल गोर के नेतृत्व में नेशनल परफॉर्मेंस रिव्यू प्रतिवेदन के माध्यम से सरकारी प्रशासन की संस्कृति विकसित करने के लिए ओसबॉम एवं गैबलर जैसे ही बिंदुओं की सिफारिश की थी। पश्चिमी देशों की सरकारों ने लोक प्रबंध के इस नवीन प्रतिमान को सतर्कतापूर्वक अपनाते हुए व्यवहार में निम्नलिखित बदलाव की ओर कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। पहला, निष्पादन, मापन और मूल्यांकन द्वारा लोक प्रबंध में सुधार। दूसरा, बजट कटौती। तीसरा, सरकार के आकार में कटौती। नेक्स्ट है सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण, चयनित सेवा क्षेत्रों में ठेके प्रदान करना। फिर एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स यानी नागरिकों को सशक्त करना। राज्य की भूमिका को सीमित करना, टू लिमिट द रोल ऑफ स्टेट। पारदर्शिता एवं खुलापन एंड ट्रांसपेरेंट एंड ओपन एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर। प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग। सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम उत्पादन के लिए सजग करना। प्रशासनिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार से जूझना। उच्च स्तर की सेवा प्रदान करना, हाई क्वालिटी सर्विस देना। नियमों की जंजीर से बंधने की बजाय दक्षता पर फोकस करना, यानी आप एक प्रकार से स्किल पर फोकस करिए, आप निपुणता पर फोकस करिए, ना कि आप नियमों से बंधे रहिए। कानूनी पचड़ों की बजाय इफेक्टिवनेस पर जोर देना, बाजार प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना और लोकहित का संरक्षण करने हेतु लाभ अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित करना। अब नवीन लोक प्रबंधन को प्रभावित करने वाली 3 विशेषताएं हैं। तो पहला है लोकलाइजेशन, यानी स्थानीय कासा है विकेंद्रीकरण या फैलाव। प्रशासन को निम्न स्तर तक फैलाया जाए, यानी आप ग्रास रूट डेमोक्रेसी को वापस लाइए, पंचायती राज सिस्टम पर भरोसा करिए, आप लोगों को एम्पावर करिए। एक्सटर्नलाइजेशन यानी बाहरीकरण, तो इसका आशय है सरकारी कार्यों के निजी क्षेत्र व गैर सरकारी अभिकरणों को हस्तांतरित करना। इसे सरकार सिर्फ नीति निर्माण करती है और क्रियान्वयन बाहरी एजेंसियों को सौंप देती है। इससे प्रतिस्पर्धा, विकल्प बहुलता एवं ग्राहक संप्रभुता में वृद्धि होती है। तो आप प्राइवेट सेक्टर को चीजें दीजिए, आप केवल पॉलिसी बनाइए, बाकी सर्विस देने का काम, उत्पादन करने का काम आप प्राइवेट सेक्टर को दे दीजिए। डीब्यूरोक्रेटाइजेशन यानी नौकरशाहीकरण, तो इसके तहत पद सोपान के स्तरों, आकार, लाल फीताशाही में कमी की जाए। जैसे डाउन साइजिंग गवर्नमेंट या राइट साइजिंग गवर्नमेंट, स्मार्ट गवर्नमेंट जैसे शब्द अस्तित्व में आए। अमेरिका में रिफिंग यानी रिडक्शन इन फोर्स शब्द लोकप्रिय हुआ। आलोचनाएं क्या है इसमें, तो एनपीएम लोकहित एवं कल्याणकारी राज्य जैसी अवधारणाओं के प्रति थोड़ा बहुत भी संवेदनशील नहीं है। यह लोक से संबंधित मामलों में प्रशासनिक नैतिकता की कदापि चिंता नहीं करता है। वस्तुतः नवीन लोक प्रबंध बाजार को सरकार का सही विकल्प मानता है,
तथा निजी प्रशासन के मूल्यों और तकनीकों को अपनाने पर जोर देता है, जबकि निजी प्रशासन कभी भी लोक प्रशासन का विकल्प या उपागम नहीं बन सकता। डेनहार्ट एवं रॉबर्ट डेनहार्ट ने 2003 में अपनी प्रकाशित पुस्तक द न्यू पब्लिक सर्विस सर्विंग नॉट स्टीयरिंग में नवलोक सेवा मॉडल प्रतिपादित किया। नवलोक सेवा मॉडल नवलोक प्रबंध मॉडल का आलोचक। न्यू पब्लिक सर्विस मॉडल यह मानता है कि प्रशासन संचालन स्टीयरिंग की बजाय सर्विस यानी सेवा तथा व्यक्ति ग्राहक की बजाय नागरिक है। तो व्यक्ति ग्राहक नहीं कि आप उसको एक प्रकार से चीजें दे रहे हैं मार्केट ओरिएंटेड होके, नहीं, वो नागरिक है तो उसको आप सर्विस दीजिए, बात ये। फिर CMP CAPAM यानी कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट पर केंद्रीय सम्मेलन 2000 पर सम्मेलन 1994 के अगस्त में कर्नाटक के सालोट शहर में हुआ। इस सम्मेलन की थीम थी संक्रमण से उजरती सरकार, गवर्नमेंट ट्रांजिशन। फिर यह अत्यधिक महत्वपूर्ण सम्मेलन था। राष्ट्रमंडल देशों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लोक प्रबंध के विषय पर इतना उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। CAPAM के अनुसार वर्तमान सरकारों के सामने 3 नवीन प्रवृत्तियां चुनौती पेश कर रही हैं। कौन कौन सी 3 नवीन प्रवृत्तियां जो चुनौती पेश कर रही हैं? ज्ञान आधारित उत्पादन, दूसरा संचार क्रांति, तीसरा वैश्वीकरण के कारण विश्व व्यापार में तीव्र वृद्धि। इस प्रकार CAPAM भी नव लोक प्रबंध के विकास में मील का पत्थर था। ग्रेट ब्रिटेन ने तो बड़े नाटकीय ढंग से सिटीजन चार्टर नागरिक घोषणा पत्र भी जारी कर दिया, जो सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता का सार्वभौमिक प्रतिज्ञा पत्र था। इस तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने 1991 में जारी किया। तो ये एक प्रकार से सिटीजन चार्टर तो भारत में ही है, तो इसी को फॉलो करके भारत ने भी सिटीजन चार्टर नागरिक अधिकार पत्र या नागरिक घोषणा पत्र जारी किया था। चलिए, हमारा यहाँ से ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का टॉपिक समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।